ईयर 2007 में लंदन में एक मूवी रिलीज हुई थी प्रोवोक्ड, जिसमें ऐश्वर्या राय ने काम किया था और ये फिल्म किरणजीत अहलूवालिया की लाइफ पर बेस्ड थी। किरणजीत अहलूवालिया जिन्होंने जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, 2001 में उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। कौन थी किरणजीत अहलूवालिया और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यूएस और यूके के साइकाइट्रिस्ट को अपने लॉज रीडिफाइन करने पड़े थे और एक नई टर्म सामने आई थी, बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो एक औरत में डेवलप हो जाता है जब वो कंटिन्यूअसली कई सालों तक डोमेस्टिक अब्यूज सफर करती है, फिर चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, सेक्स वायलेंस या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज। तो आइए उन्हीं की लिखी ऑटोबायोग्राफी से ये जानते हैं कि वो कौन थी। सो लेट्स गो थ्रू द टेरिफाइंग डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ किरणजीत अहलूवालिया। किरणजीत पंजाब में चकालाल में पली बड़ी थी। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में वो सबसे छोटी थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उस पर शादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इन हर ओन वर्ड्स, आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड, सो आई वेंट टू माई सिस्टर इन कैनेडा। आई डिडंट वांट टू सेटल डाउन इन इंडिया एंड हैव चिल्ड्रन like my sister-in-laws had. I wanted to work, earn money and live my own life. लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के साथ इंग्लैंड में रहती थी, तब उसके लिए एक मैच आता है। उसकी सिस्टर को और बाकी के फैमिली मेंबर्स को ये लगता है कि ये लड़का किरणजीत के लिए परफेक्ट है। इस टाइम पर उसकी एज 23 इयर्स थी और वो लॉ पढ़ना चाहती थी, पर फैमिली के बार बार इंसिस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ता है। उस लड़के के फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में किरणजीत ने लिखा था, She said he was good looking, handsome and charming. He came to see me in Canada. We talked for 5 minutes and I said yes. I knew that I could not escape. I had to get married. So that was it. My freedom gone. आफ्टर मैरिज किरणजीत ने अपने हस्बैंड के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में लिखा। उसने लिखा कि उसे कभी पता नहीं चलता था कि दीपक कैसे रिएक्ट करेगा। 1 minute he was good as gold, next he was horrible. The violence and humiliation started 2 days after wedding. वो किरण को हर लेवल पर कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहता था कि किरण घर पर ही रहे, वो कहीं भी बाहर ना जाए, नए दोस्त ना बनाए। वो नहीं चाहता था कि वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो। इनफैक्ट वो उसे ब्लैक कॉफी पीने से भी मना करता था। किरणजीत अपने घर में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाती थी। दीपक में शादी के बाद एक ड्रामेटिक चेंज आया था। हम ये भी कह सकते हैं कि वो शायद पहले से ही ऐसा था और बस शादी करने के लिए प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि अपनी इस वायलेंट साइड को छुपाना उसके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। अपनी वाइफ को किक करना, पंच करना, स्लैप करना, ये सब उसके लिए बहुत नॉर्मल था। किरणजीत लिखती हैं कि वो उन्हें हर चीज से मारता था, बेल्ट, शूज, पीसेस ऑफ फर्नीचर। वो उसे चाकू से भी डराता था और कई बार उसने किरणजीत को जान से मारने की धमकी दी। किरणजीत ने एक इंसिडेंट के बारे में लिखा कि दीपक का बर्थडे था और किरण ने उसे एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट की थी, लेकिन उसी दिन उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने उस रिंग से किरण को पंच किया, जिसकी वजह से उसका एक दांत भी टूट गया था। हर बार जब भी उसने भागने की कोशिश की, दीपक उसे वापस ले आता और फिर से वही अब्यूज और टॉर्चर स्टार्ट हो जाता। किरणजीत ने 2 बार पुलिस को भी अप्रोच किया। उसने अपने पर्सनल जीपी को अपने हस्बैंड की वायलेंस के बारे में बताया, पर जैसा कि आप जानते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता तो पुलिस भी बस एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। और अभी तो बस ये शुरुआत थी उन 10 सालों की जिसमें किरणजीत को हर दिन वायलेंस, मैरिटल और अब्यूज का सामना करना था। इसके अलावा दीपक लॉयल भी नहीं था। उसके कई अदर विमेन के साथ रिलेशंस थे। किरणजीत अब मां बनने से डरने लगी थी। उसे लगता था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो शायद उसे पूरी जिंदगी दीपक के साथ ही रहना पड़े। पर दीपक की फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था और दीपक उसे बार बार मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए लेकर जाता था। किरणजीत ने लिखा था, I could not escape. I could not get a divorce. There was family pressure to have a kid. Everyone said, if you have a child, maybe he will change. He will become a responsible man. He never changed. He just got worse. दीपक फोर्स करता है किरणजीत को to have sex with him and subsequently she was pregnant.
किरणजीत के 2 बेटे थे। शादी के 5 साल बाद किरणजीत वापस इंडिया आई थी अपनी फैमिली से मिलने। इस बार उसको उम्मीद थी कि वो अपनी फैमिली को दीपक के बारे में बताएगी और शायद उसकी फैमिली वाले उसकी हेल्प करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी फैमिली ने दीपक को समझाया तो दीपक ने उन सब से माफी मांग ली और उन्होंने किरणजीत से कहा कि वो भी एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाए और फिर उसे दीपक के साथ इंग्लैंड वापस भेज दिया। वापस इंग्लैंड में किरणजीत ने पुलिस को भी अप्रोच किया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। किरणजीत का अपने ही घर में डर डर के रहना, उसे ये लगने लगा था कि वो अब ट्रैप हो चुकी है। उसका मेंटल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका था। तब उसने कमिट करने की भी कोशिश की। दीपक के लिए किरणजीत सिर्फ एक पंचिंग बैग थी जिसे वो जब चाहे मार सकता था। और दीपक सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं करता था, उसका दिमाग शैतानी था। वो किरणजीत के साथ छोटी छोटी गेम्स खेलता था, जैसे उसे रात को लॉक करके छोड़ देना, उसे भूखा रखना, बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करना और कभी कभी उसे रिकॉर्ड करना जब वो रोती थी। अब आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक अब्यूज नहीं था, बल्कि ये एक मेंटल प्रिजन बन गया था। और ऐसे ही 2 साल और निकल गए। 7 साल, 2 बच्चे और हर दिन एक सजा। एक दिन किरणजीत घर के एक पुराने ड्रॉर को साफ कर रही थी और उसे एक डायरी मिली जिसमें दीपक की हैंडराइटिंग में लिखा था, तुझे तोड़ने में जितना मजा आता है उतना जीतने में कभी नहीं आया, कब तक सह लेगी देखते हैं, और जब तू टूटेगी तो ब्लेम भी तेरा होगा। ये गेम था दीपक का इविल ट्विस्टेड गेम। किरणजीत ने खुद को समझाया बच्चों के लिए सब कुछ सहना होगा और इसी तरह 2 साल और निकल गए। ईयर 1989। दीपक उस रात नशे में घर वापस आया था। उसने पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड किया था। सोने से पहले उसने किरणजीत से कहा था, कल तेरे चेहरे को एसिड से साफ करूंगा। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था तब इस सोसाइटी में एक आवाज गूंजने लगती है। नेबर्स ने तब नोटिस किया कि दीपक अहलूवालिया का घर जल रहा था। आग में लिपटा हुआ दीपक बाहर निकलता है और वो चिल्ला रहा था, आई विल किल यू, आई विल किल यू। कुछ देर में पुलिस वहाँ आती है और वो नोटिस करते हैं कि दीपक की वाइफ किरणजीत और उसके दोनों बेटे घर के अंदर ही हैं। किरणजीत विंडो से बाहर देख रही थी, पर उसने बाहर निकलने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। इनफैक्ट उसने खुद को अपने दोनों बेटों के साथ घर के अंदर ही बंद कर लिया था। पुलिस के इंस्ट्रक्शंस पर इस घर को खाली किया गया और सभी को बाहर निकाला गया। दीपक जो बुरी तरह से जल चुका था उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में दीपक ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट भी दिया, जिसके बेसिस पर किरणजीत को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। किरणजीत ने भी विदाउट हेजिटेशन ये कन्फेस किया कि ये क्राइम उसी ने किया है। एक्चुअली उस रात जब दीपक नशे में घर आया था तब किरणजीत ने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पूछा। उसने ये जानने की कोशिश की कि दीपक ये सब बंद करेगा भी या नहीं, लेकिन दीपक को इन सब चीजों का कोई अफसोस नहीं था। इनफैक्ट उसने किरणजीत से पैसे डिमांड किए। उसने कहा कि किरणजीत को कहीं से भी 200 पाउंड अरेंज करने होंगे, जिसको वो अपनी पर्सनल लाइफ पर खर्च करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड पर। उस टाइम पर किरण कपड़े प्रेस कर रही थी और जब वो पैसे देने से इनकार करती है तब दीपक गुस्से में किरणजीत को उसके बालों से पकड़ता है और उस गरम प्रेस से उसके फेस को हिट करता है। किरण दर्द में चिल्लाती है क्योंकि उसके फेस की स्किन जल रही थी और तब दीपक उसे धमकी देता है कि अगर उसने 200 पाउंड अरेंज नहीं किए तो वो उसके फेस को एसिड से साफ करेगा। और इस रात के बारे में किरणजीत ने लिखा था, I couldn't sleep. I was crying so badly. I was in pain physically and emotionally. I wanted to hit him so that he could feel the same pain I was feeling. I never thought further. My brain had totally stopped. I thought I'm going to burn his feet so that he's not able to run after me. I will give him a scar. He will always remember. So every time he sees his feet with a scar, he will remember me. वो दीपक को अपनी सफरिंग्स का एहसास दिलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि दीपक भी उस दर्द को महसूस करे जिससे वो गुजरी थी। और वो ये सोच ही रही थी कि उसका ध्यान किचन में रखे कॉस्टिक सोडा पर जाता है। उसको पता था कि गराज में पेट्रोल है और पेट्रोल और कॉस्टिक सोडा को मिक्स करके वो क्रिएट कर सकती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। वो डिसाइड करती है कि वो दीपक के पैरों में आग लगा देगी, जिससे वो उसे
पकड़ ना पाए और उसे भी उसी तकलीफ और उसी दर्द का एहसास हो जो उसने किरणजीत को दिया था। वो इस मिक्सचर को एक बकेट में तैयार करती है और फिर वो उसे दीपक के बेड साइड और उसके पैरों पर डाल देती है, जिसके बाद वो किचन से एक कैंडल लेकर आती है और फिर उस कैंडल को लाइट अप करके वो उस मिक्सचर पर छोड़ देती है। धीरे धीरे वो आग दीपक के बेड से, उसके पैरों से बाकी एरियाज में फैलने लगी थी। दीपक दर्द में चिल्लाने लगा था और वो चिल्लाता चिल्लाता घर से बाहर निकलता है और वो कॉन्टिन्यूअसली बोलता है, आई विल किल यू, I will kill you। 10 दिन बाद सेप्सिस होने की वजह से दीपक की डेथ हो जाती है और किरण को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। कोर्ट में ये साबित किया गया कि ये एक प्लान्ड मर्डर था क्योंकि दीपक डिफेंसलेस था। उस टाइम पर वो सोया हुआ था। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस थी, कोल्ड ब्लडेड इंडियन वुमन मर्डर्स हस्बैंड। इनिशियली किरणजीत बिल्कुल चुप थी, उसने अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट ट्रायल जज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि किरणजीत ने जो वायलेंस सफर की वो कोई इतनी भी सीरियस नहीं थी और उस दिन जो हुआ उसके बाद किरणजीत के पास टाइम था कूल डाउन होने का। लेकिन फिर भी दीपक के सोने के बाद रात के 2:30 बजे उसने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लिया और इस हियरिंग के बाद कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। किरणजीत को लगा था कि ब्रिटिश लॉ काफी मॉडर्न है और वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि ये लॉ कितना बायस्ड है। जो अब्यूज और टॉर्चर उसने इतने सालों तक सहा था उसे अकाउंट में ही नहीं लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद किरणजीत ने रियलाइज किया कि अब वो आजाद थी। अब वो बैडमिंटन खेलने लगी थी और उसने एक बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। जेल में उसकी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हुई जिसकी कहानी उसी के जैसी थी, जिसने बाद में उसका केस लड़ने के लिए अपने भाई को बोला था। उसका भाई उस टाइम का एक जाना माना लॉयर था। 3 महीने बाद एक मिस्टीरियस औरत किरणजीत से मिलने जेल आई थी। मीना फ्रॉम साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने किरणजीत से कहा था कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। और तब किरणजीत ने पहली बार सब कुछ बताया, हर थप्पड़, हर राज और हर रात जो उसने अकेले झेली थी। हर एवरी वुंड वॉज अ स्टोरी, एवरी स्कार वॉज अ स्टेटमेंट। तब मीना ने रियलाइज किया कि किरणजीत की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि ये हजारों औरतों की आवाज बन सकती है। साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स ने किरणजीत के केस के लिए कैंपेन करना स्टार्ट किया। जगह जगह पर पोस्टर्स लगवाए, उसकी कहानी को लोगों को बताना स्टार्ट किया। और फिर 3 साल बाद 1992 में किरणजीत की अपील को रिकंसिडर किया गया और इस केस को रीओपन हुआ। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुई, फोरेंसिक डायरीज मिली, दीपक के हैंड रिटन नोट्स कोर्ट में मंगवाए गए। किरणजीत ने जिन डॉक्टर्स को विजिट किया था प्रेगनेंसी के टाइम पर, उनको अप्रोच किया गया। उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने जजेस का नजरिया ही बदल दिया। एक फीमेल डॉक्टर ने बताया कि उसने कई बार किरणजीत की बॉडी पर ब्रूजेस और कट्स देखे थे, पर हर बार किरणजीत ने यही कहा कि वो गिर गई थी। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा, शी वॉज नॉट द किलर, शी वॉज अ प्रिजनर ऑफ फियर, अब्यूज एंड साइलेंस। किरणजीत के लॉन्ग टर्म डिप्रेशन के नए एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किए गए। 10 सालों के वायलेंस, अब्यूज एंड टॉर्चर की कहानी कोर्ट में सुनाई गई। एक डॉक्टर की रिपोर्ट में ये भी था कि जब किरणजीत अपने फर्स्ट बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी 1983 में, दीपक ने किरण को स्टेयर से इतना स्ट्रांगली पुश किया था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। दोनों ही प्रेगनेंसीज के दौरान उसके साथ काफी वायलेंस हुई थी और ये सभी रिकॉर्ड्स डॉक्टर्स की फाइल में प्रेजेंट थे। अब ये केस काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था। लोग भी किरणजीत के साथ सिंपैथाइज करने लगे थे। पुलिस को एक हैंड रिटन लेटर भी मिला जो किरणजीत ने एक लड़ाई के बाद दीपक को लिखा था। ये लेटर 5-6 साल पुराना था। दीपक, if you come back, I promise you, I won't touch black coffee again. I won't go to town every week. I won't eat green chili. I am ready to leave Chandika and all my friends. इस लेटर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि दीपक कितना कंट्रोलिंग हुआ करता था। कितनी छोटी छोटी बात पर दीपक के एक्सट्रीम रिएक्शंस होते थे। 1983 में जो किरण ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की थी, उसे भी कोर्ट में हाईलाइट किया गया। एक वेडिंग में दीपक ने सबके सामने किरणजीत को थप्पड़ मारा था और एक बार उसके ऊपर गरम चाय भी गिरा दी थी। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। विटनेसेस भी बुलाए गए। इस बार कोर्ट ने माना कि एक फीमेल
जिसने इतने सालों तक डोमेस्टिक अब्यूज सहा, उसका रिएक्शन इतना स्लो क्यों था? क्योंकि किरणजीत जिस कल्चर से आती थी वहाँ पर टॉक्सिक मैरिजेस से बाहर निकलना कोई सोल्यूशन ही नहीं था, क्योंकि वो जहाँ भी जाती दीपक उसे वापस ले ही आता। प्लस उसे फैमिली का सपोर्ट नहीं था, हर कोई उसे कॉम्प्रोमाइज करने को ही बोल रहा था। उस दिन जब दीपक ने उसे हॉट प्रेस से हिट किया तो वो काफी देर तक शॉक में थी। वो रात के 2:30 बजे तक जाग रही थी। उसे वो सारे पुराने घाव याद आ चुके थे जिन्हें वो भूलना चाहती थी। कोर्ट ने माना कि ये टाइम उसके लिए कूल डाउन पीरियड नहीं था, बल्कि एक बॉयल ओवर पीरियड था और अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी भी तरह 200 पाउंड सुबह तक अरेंज नहीं कर पाएगी और तब दीपक उसके साथ और भी बुरा कर सकता है। और शायद डर में उसने ये स्टेप लिया। उसके लॉयर ने कहा, इट वॉज नॉट अ मर्डर, इट वॉज सर्वाइवल। कोर्ट ने फाइनली मर्डर चार्जेस हटाकर मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए। मैनस्लॉटर ड्यू टू डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किरणजीत ने दीपक को मारा तो था, पर उस टाइम वो अपने कंप्लीट सेंसेस में नहीं थी। उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो दीपक को मारना नहीं चाहती थी, पर वो उसे इतना डर गई थी कि ऐसा करने से वो खुद को रोक भी नहीं पाई। और इसके लिए कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई, जो टाइम वो ऑलरेडी जेल में काट चुकी थी। और इसीलिए किरणजीत को इमीडिएटली रिलीज कर दिया गया। जब मीडिया ने किरणजीत से पूछा कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, तब किरणजीत ने कहा, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उस दर्द को मारा जो मुझे हर दिन जीने से रोक रहा था। आई किल्ड द पेन दैट वाज किलिंग मी। और तब न्यूज़पेपर्स वालों ने लिखा, शी डिडंट किल इन एंगर, शी किल्ड टू सर्वाइव। इन द एंड किरणजीत ने कोई परफेक्ट क्राइम कमिट नहीं किया, उसने एक इम्परफेक्ट क्राइम कमिट किया इन अ परफेक्टली हॉरिफिक सिचुएशन। नॉट एवरी किलर इज इविल, सम आर जस्ट अनहर्ड।